ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी मशीन की। जिसे बनाने में 10 साल, 15,000 साइंटिस्ट और $4.5 बिलियन लगे। ये कहानी है पजल के एक ऐसे मिसिंग पीस की जिसे ढूंढने में 50 साल लगे। ये कहानी है सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की। बात है 1960s की, जब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को प्रपोज किया गया। इस मॉडल में यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया गया। इस मॉडल में पार्टिकल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, फर्मियंस और बोसॉन्स। फर्मियंस को यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक माना गया और बोसॉन्स को इन बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। प्रॉब्लम तब आई जब हमने W और Z बोसॉन को स्टडी किया। इक्वेशन के मुताबिक इन दोनों में मास नहीं होना चाहिए था, पर एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूफ किया कि इनमें मास था। बस यही हमारा पजल का मिसिंग पीस आता है। 1964 में साइंटिस्ट पीटर हिग्स ने प्रपोज किया कि इस स्टैंडर्ड मॉडल में एक नया बोसॉन हमें ऐड करना चाहिए, जिसकी वजह से यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट को अपना मास मिलता है। इस बोसॉन का नाम दिया गया हिग्स बोसॉन और इसके पास एक अपनी फील्ड मानी गई, जिसको बाद में नाम दिया गया हिग्स फील्ड। जो पार्टिकल जितना इस फील्ड से इंटरेक्ट करता है उस पार्टिकल के पास उतना ही मास आता है। हिग्स बोसॉन की प्रेडिक्शन ने साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला के रख दिया, पर प्रॉब्लम ये थी कि इसे ढूंढा कैसे जाए। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम किसी तरीके से बिग बैंग जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएँ जब ये फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स बने थे, तो शायद हम हिग्स बोसॉन को ढूंढ लें। तो बस यहीं से शुरुआत होती है हमारी क्वेस्ट की, जो साइंटिस्ट को ले गई फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे, धरती से 100 मीटर नीचे। तो ये काम कैसे करता है? मेरी कहानी शुरू होती है हाइड्रोजन के एक एटम से। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो मेरे पास एक प्रोटॉन रह जाएगा, और अगर मैं ऐसे दो प्रोटॉन को लेकर उन्हें सीरीज ऑफ एक्सीलरेटर से गुजरवाऊं जब तक इनकी स्पीड ऑफ लाइट के 99.99% ना हो जाए, फिर होता है एक जादू। मैं इन दोनों को आपस में कोलाइड करवाता हूँ। इसमें इतनी प्रिसीजन लगती है जितनी दो नीडल्स को 10 किलोमीटर दूर से थ्रो करके कोलाइड कराने में लगेगी। याद है इक्वेशन E=Δ mc²? क्या कहती थी ये? कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब हम एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसी फिनोमिना का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में यूज़ होता है कि जब दो प्रोटॉन्स आपस में टकराते हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि जिससे फंडामेंटल पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। ये वही पार्टिकल्स होते हैं जो बिग बैंग के टाइम यूनिवर्स में क्रिएट हुए थे। तो हमें क्या मिला इससे? दिन था 4 जुलाई 2012। हज़ारों साइंटिस्ट की मेहनत के बाद, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने के बाद और 50 साल वेट करने के बाद साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि उन्हें हिग्स बोसॉन मिल गया है। As a layman, I would now say, I think we have it. Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime. It's taken. इसके बाद फ्रांसवा इंगलेट और पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज भी दिया गया। पर ये हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी, राइट? नहीं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने हमें हिग्स बोसॉन तो ढूंढ के दे दिया, पर इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ हिग्स बोसॉन को ढूंढना नहीं था। याद है स्टैंडर्ड मॉडल? उसमें अभी भी एक फोर्स मिसिंग है, ग्रेविटेशन। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ना तो हमें ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बता पाया और ना ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। और डेटा तो ये भी बताता है कि हमें इससे भी बड़ा एक कोलाइडर लगेगा अगर हमने ग्रेविटेशन और डार्क एनर्जी के बारे में जानना है। क्या आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोजेक्ट फंड करेगी? आपका ओपिनियन।